ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन की मदद से आपको समझाता हूँ। कैश ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन भी देता हूँ और उसका कंपोनेंट भी बताता हूँ आपको। एक बिजनेस साइकिल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट। कहीं यहाँ पे जाके आप पेमेंट टू सप्लायर करते हैं, पेमेंट टू सप्लायर। इसको हम ना 5-5 दिन के गैप के साथ चलते हैं। ये 0 है, ये 5 डेज हैं, ये 10 डेज, ये 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ये 40 डेज का हमारा एक साइकिल है जिसमें हम ये कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेल ऑन क्रेडिट कर देते हैं। और इधर हम रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर ले लेते हैं। अच्छा, जब कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। कैश ऑपरेटिंग साइकिल होता है टाइम लैग बिटवीन पेमेंट टू द सप्लायर एंड रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर। दिस इज कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है जी। आप सप्लायर को पेमेंट से लेके कस्टमर से रिकवरी तक के दरमियान आपका पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है। बिजनेस आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर यहां से किया, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट इधर नहीं होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट कहां पे जाके हुई? 10 दिन बाद जब आपने सप्लायर को पेमेंट की। और ये पैसा आपने यहां पे इन्वेस्ट किया, ये रिकवर कब हो रहा है? 40 दिन बाद। तो यहां से हम देख रहे हैं हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल 30 डेज नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं और उन पर भी बात कर लेते हैं। कैश ऑपरेटिंग साइकिल के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट नंबर 1 कहलाता है इन्वेंट्री पीरियड। इन्वेंट्री पीरियड कैन बी मेजर्ड इन डेज। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं हमारे पास इन्वेंट्री पीरियड से मुराद क्या है? द टाइम फॉर विच इन्वेंट्री रिमेन्ड विद द कंपनी बिफोर इट इज सोल्ड टू द कस्टमर। हमने आज रॉ मटेरियल खरीदा और हमने 15 दिन बाद सप्लायर को बेच दिया, तो ये हमारा इन्वेंट्री पीरियड है। ये वीक्स में भी आ सकता है, मंथ्स में भी आ सकता है, डेज में भी आ सकता है। हमने जो टाइमलाइन ड्रॉ की उसमें डेज हैं, तो हम देख रहे हैं हमारे इन्वेंट्री पीरियड जो है यहां पे इट इज 15 डेज। 15 दिन हमारे पास इन्वेंट्री रही। अच्छा जी, इसमें इन्वेंट्री पीरियड का फर्दर ब्रेकअप हो सकता है कुछ देर रॉ मटेरियल रहा हो, फिर कुछ देर वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री में प्रोडक्शन में रहा हो, और फिर कुछ देर बिकने से पहले फिनिश गुड्स की शेप में रहा हो। इसके 3 हिस्से हो सकते हैं फर्दर। ठीक है जी। रॉ मटेरियल पीरियड, वर्क इन प्रोसेस पीरियड एंड फिनिश गुड्स पीरियड। रॉ मटेरियल पीरियड, रॉ मटेरियल आपके पास कितनी देर है? वर्क इन प्रोसेस पीरियड, आपका प्रोडक्शन साइकिल कितने दिन का है? और फिनिश गुड्स पीरियड, कि भाई प्रोडक्शन के बाद कस्टमर को बेचने के लिए आपको कितने दिन लगे। सो ओवरऑल इन्वेंट्री पीरियड से मुराद गुड्स खरीदने से लेकर बिकने तक कितने दिन आपके पास रहे। इनको फर्दर हम आगे चल के एलैबोरेट करते चलेंगे, बट फिलहाल हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल की टर्म समझी, उसके कंपोनेंट समझ रहे हैं। अब ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट नंबर 2, ये कंपोनेंट नंबर 1 हो गया। कंपोनेंट नंबर 2 आपका होता है जी ये सेल से लेके रिकवरी तक का टाइम। इसको हम डेटर्स पीरियड भी कह सकते हैं, इसको रिसीवेबल पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, आप डेटर्स पीरियड कह लीजिए इसको, या रिसीवेबल पीरियड कह लीजिए, एक ही बात है। और यहां पे इट इज मेजर्ड इन डेज, और ये है जी जनाब 25 दिन, 25 डेज। ये सेकंड कंपोनेंट आ गया जी आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल का। और एक आता है जी थर्ड कंपोनेंट, वो कहलाता है क्रेडिटर्स पीरियड, या इसको पेएबल पीरियड भी कह सकते हैं। क्रेडिटर्स या पेएबल पीरियड। तो यहां पे जो क्रेडिटर्स पीरियड हमारे पास आ रहा है इट इज 15 डेज, सॉरी 10 डेज क्रेडिटर पीरियड हमारा। पेमेंट टू सप्लायर तो हमारी यहाँ पे आ रही है, दिस इज आवर पेमेंट टू सप्लायर, इट इज 10 डेज। अब क्रेडिटर डेज क्या है? द टाइम वी टेक टू पे आवर क्रेडिटर्स। ये क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय आवर सप्लायर। हमारे सप्लायर ने हमें कितने दिन अलाउ किए? तो हमें नजर आ रहा है कि हमें 10 दिन बाद सप्लायर को पेमेंट किया, तो सप्लायर ने हमें 10 दिन अलाउ किए हैं। और इन्हीं 3 कंपोनेंट्स को यूज करके, कंपोनेंट नंबर 1, 2, 3, हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल की एक इक्वेशन बिल्ड कर लेते हैं। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंट्री पीरियड प्लस डेटर्स पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पीरियड। ये जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल की आपकी एक इक्वेशन आ गई है। अब कैश ऑपरेटिंग साइकिल, हमने तो बात की थी ना कि कैश ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करता है हमें वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स और ओवरऑल इसकी जो लेंथ है ये हमें बताती है हमारी इन्वेस्टमेंट नीड कैसे ऊपर या नीचे जाएगी। तो फिलहाल तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब हम समझ रहे हैं
फिर हम इसकी कैलकुलेशन समझेंगे और फिर इसका ताल्लुक वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट से क्या है हम उसको सीखेंगे। ये फेज वाइज हमारी इस पर लर्निंग होने जा रही है। तो अभी तो हमने सिर्फ कैश ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन क्या है, टाइम लैग फ्रॉम पेमेंट टू द सप्लायर टिल रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तीन में इन्वेंट्री के हमने कहा जी फर्दर 3 सब कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। ओवरऑल 3 कंपोनेंट्स है कैश ऑपरेटिंग साइकिल के। इन्वेंट्री पीरियड कैन बी मेजर्ड इन डेज, वीक्स और मंथ्स, डेटर्स पीरियड एंड क्रेडिटर्स पीरियड। इन्वेंट्री पीरियड कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। ये हमारे जनाब ओवरऑल इसका अंडरस्टैंडिंग। अभी सिर्फ हमने मतलब सीखा इसका। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं कि अगर हम इलस्ट्रेशन 1 हम जरा देखते हैं। पहले इलस्ट्रेशन 1 को जरा नजर डालते हैं इसी स्टेज पे, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ये जी हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 आ रही है। इसमें रिक्वायरमेंट है लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल। लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल रिक्वायर्ड है जी हमें रिसीवेबल पीरियड इन डेज दिया है जी, हमें रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड दिया है, प्रोडक्शन पीरियड जो मैंने कहा वर्किंग साइकिल पीरियड होता है आपका, सप्लायर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर पीरियड आ गया और फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड। ये हमारे पास डाटा आ गया जी। हमसे कहा गया कैश ऑपरेटिंग साइकिल लेके आइए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन अपनी कैश ऑपरेटिंग साइकिल की बनाएं। इलस्ट्रेशन 1, तो हमारी कैश ऑपरेटिंग साइकिल को मैं इक्वेशन को अब इसको टेबुलर शेप में दे देता हूं क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं। हमारे होता है इक्वेशन इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। तो हम सबसे पहले इन्वेंट्री डेज लाते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं डेटर डेज और इसमें से हम लेस करते हैं क्रेडिटर डेज। इन्वेंट्री डेज की वर्किंग मैं यहीं पे कर लेता हूं कि हमारे पास इन्वेंट्री डेज अब 3 तरह के हैं। एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, एक वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और एक ये फिनिश गुड इन्वेंट्री। ये 3 जी हमारे पास इन्वेंट्री डेज की वैल्यूज हैं। सो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 18 प्लस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 12 प्लस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 24। तो हमारे इन्वेंट्री डेज आ गए 54। इसके बाद बारी आ गई जी डेटर डेज की। डेटर डेज या रिसीवेबल पीरियड एक ही बात है, वो है जी 52, ये ऐड होने हैं। फिर लेस करने हैं हमें क्रेडिटर डेज, सप्लायर पेमेंट पीरियड वो है जी 35 डेज, ये हमने माइनस करने हैं। जी यहाँ से हमारे पास कैश ऑपरेटिंग साइकिल की वैल्यू आ गई 71 डेज। दिस इज कैश ऑपरेटिंग साइकिल। एक बेसिक हमने जो इक्वेशन सीखी थी कैश ऑपरेटिंग साइकिल की उसकी हमने एप्लीकेशन यहाँ पे देखी। अच्छा जी, अब हमें अगर कहा जाए हम अपनी कंपनी का कैश ऑपरेटिंग साइकिल मेजर करें। अब कंपनी की हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर दे दी जाए, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, और उससे हमें कंपनी का अपनी कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना हो तो वी हैव अ सेट ऑफ फार्मूलाज जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उन कंपोनेंट्स की मदद से हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल ले लेते हैं। जैसे हमें इन्वेंट्री डेज लेने हैं, अगर हमें बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की एक वैल्यू अवेलेबल है तो हम इन्वेंट्री डेज की एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की 3 वैल्यू अवेलेबल है, रॉ मटेरियल लैदा है, वर्क इन प्रोसेस लैदा है, फिनिश गुड्स लैदा है, तो फिर हमारे पास उसके 3 फार्मूलाज आ जाते हैं, उसके 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। बात कर चुके हैं इन्वेंट्री का हम एक डेज कैलकुलेट करेंगे अगर हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू 1 अवेलेबल है। अगर इन्वेंट्री का ब्रेकअप अवेलेबल है तो फिर हम 3 उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली वी हैव डेटर डेज का फार्मूला, वी हैव क्रेडिटर डेज का फार्मूला। वी डोंट हैव टू मेमोराइज दीज फार्मूला जी, ये फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल होंगे। हम इन फार्मूलाज को सिर्फ हमने यूज करना सीखना है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है क्योंकि डाटा बाद का एग्जामिनर को ट्विस्ट करके दे देता है। इस फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग हमें जरूरी है। ठीक है जी, तो मैं आपको डेटर डेज का फार्मूला लेके इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं कि ये फार्मूले की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई हुई है, फिर हम इन तमाम फार्मूलाज को बड़ा आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं डिस्कशन के लिए यहां से ये डेटर डेज का फार्मूला उठा के आपको इसकी कंस्ट्रक्शन की कहानी समझा देता हूं। बेसिकली डेटर डेज डेफिनेशन हम देखें तो है क्या। डेटर डेज की डेफिनेशन मैंने आपसे जो शेयर की कि टाइम, एवरेज टाइम टेकन बाय आवर कस्टमर टू पे अस, एवरेज टाइम टेकन बाय आवर कस्टमर टू पे अस, ये जी हमारी डेटर डेज की डेफिनेशन है। तो अगर हम डेटर डेज जानना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला जो है ना बेसिकली वो ऐसे है। डेटर डेज का फार्मूला ऐसे बनेगा कि आप डेटर्स बैलेंस को अगर डिवाइड कर दें एवरेज डेली क्रेडिट सेल से तो आपको डेटर डेज का वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेटर बैलेंस 2000 है और आपकी एवरेज डेली क्रेडिट सेल 100 रुपया है, तो ये डाटा हमें क्या बता रहा है कि पिछले 20 दिन से हम सेल करते जा रहे हैं और पिछले 20 दिन की सेल का पैसा हमारे डेटर में फंसा हुआ है। आई रिपीट, अगर हमारे डेटर का बैलेंस 2000 है और हमारी एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, यहां पे ये याद रखना है कि डेटर्स क्रेडिट सेल से बनते हैं। बात का कैश सेल्स का डाटा भी आपको अवेलेबल होता है, कैश सेल्स का डाटा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपकी क्रेडिट सेल रोज की 100 रुपये है,
रोज की सेल 200 रुपए है, टोटल डेटर्स में 2000 खड़े हैं। इसका मतलब पिछले 20 दिन की सेल का पैसा डेटर में फंसा हुआ है, 20 दिन से पिछले कस्टमर ने हमें पैसा क्लियर कर दिया हुआ है। इसका मतलब ऑन एवरेज हमारा कस्टमर 20 दिन में पैसा क्लियर कर रहा है, तो यहां से हम डेटर डेज निकाल पा रहे हैं। यही फार्मूला बेसिकली जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा वो यहीं से बना हुआ है। बेसिकली डेटर बैलेंस एज इट इज, तो एवरेज क्रेडिट सेल कहां से आएगी? दैट विल बी एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 365, और फिर यही 365 जो यहां डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये फार्मूला की आपकी कंस्ट्रक्शन है कि डेटर डेज कहां से निकलते हैं? डेटर बैलेंस ओवर एनुअल क्रेडिट सेल इनटू 365। असल फार्मूला ये है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हम, इस वैल्यू की कैलकुलेशन हम इस तरह करते हैं, क्योंकि एवरी डेली सेल चाहिए। वो एवरी डेली सेल कहां से आएगी? तो यह मैंने जितने फार्मूला आपसे शेयर किए, जो इन्वेंट्री के हैं, जो डेटर्स के हैं, जो क्रेडिटर्स के हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे सारे बेस हैं। ठीक है, मैंने एक फार्मूले की कंस्ट्रक्शन आपसे शेयर कर ली। बाकी अब फार्मूला जैसे मैंने कहा हमें याद नहीं रखना, हमें ये सारे फार्मूलाज अवेलेबल हैं। हमें जब भी क्रेडिट कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है, इन फार्मूलाज की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा लेके हम कंपोनेंट्स निकाल लेंगे और कंपोनेंट्स को इक्वेशन में अरेंज करेंगे, कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा जी हमारे पास। तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज अब करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल की कैलकुलेशन पे हम पहले बात कर रहे हैं। ठीक है जी, मैंने आपसे जैसे कहा था कि पहले हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब समझ लिया, उसके कंपोनेंट्स को समझ लिया। अब हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल की कैलकुलेशन को सीखने जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा कि भाई कैश ऑपरेटिंग साइकिल का ताल्लुक वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट से कैसे है। दैट इज द थर्ड फेज, फिर हम उस पर जाएंगे। अब हम जाते हैं इलस्ट्रेशन 2 के ऊपर जी। इलस्ट्रेशन 2 की हमारी रिक्वायरमेंट है जी, कैलकुलेट रेलेवेंट वर्किंग कैपिटल रेशियोज। अच्छा, ये जो हमने डेटर डेज या डेटर पीरियड, इन्वेंट्री पीरियड जो कैलकुलेट करें, इनको वर्किंग कैपिटल रेशियोज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियोज या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है। तो रिक्वायरमेंट है जी, कैलकुलेट रेलेवेंट वर्किंग कैपिटल रेशियोज एंड कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ जेड लिमिटेड, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट डे। दिस इज जनरल, अगर इन अभी कहता तो सीधी सी बात, हम डेसिमल में डेज तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम राउंड ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, हमें रिसीवेबल्स की फिगर अवेलेबल है, ट्रेड पेएबल्स है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, सेल्स है, मटेरियल परचेजेस है, ऑल ऑन क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 80% रॉ मटेरियल यूजेज। ये सारा फिगर हमें मिलियन में अवेलेबल है। अब हमें एक वर्किंग कैपिटल रेशियोज निकालनी है। सबसे पहली बात जहाँ पे सीखनी है हमें कि हमें इन्वेंट्री के 3 वैल्यूज दी गई हैं, ब्रेकअप दिया गया है, तो हमें इन तीनों के ही डेज निकालने हैं। तो हमें 3 इन्वेंट्री डेज लेने हैं, एक डेटर डेज लेना है और एक क्रेडिटर डेज लेना है। इस ब्रेकअप के साथ हम 5 वैल्यूज के साथ हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल पर जाएंगे। तो पहले हम फार्मूला जनाब यहीं से ही फार्मूला मैं पिक कर लेता हूँ। पहले हम इन्वेंट्री डेज की कैलकुलेशन के लिए इन्वेंट्री डेज के फार्मूला यहाँ से हम पिक करते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा जी, नहीं फार्मूलाज के अगेंस्ट हम वैल्यू फीड करते हैं और वहाँ से हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल डेज फार्मूला सबसे पहले हमने लिया जी। इन फार्मूलाज के अगेंस्ट हम अब जो वैल्यूज अवेलेबल हैं पहले वो फीड कर देते हैं। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री इज अवेलेबल एज 1 मिलियन। रॉ मटेरियल यूजेज पे हम बाद में आते हैं जी, इंटू 365, ये भी हमें पता है। फिर हमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की वैल्यू भी पता है जी। रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री है जी 1.3 मिलियन इंटू 365, और फिर हमारे पास फिनिश गुड इन्वेंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री की वैल्यू भी अवेलेबल है 2 मिलियन। अब हम इनके जो डिनोमिनेटर हैं उस पर बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए फिनिश गुड्स के लिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज गिवन एज 25 मिलियन। ठीक है जी, तो ये फिगर रेडीली अवेलेबल है। हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स फीड कर देते हैं जी। फिर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिफरेंस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप इक्वेशन रिकॉल करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, यहां से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। अब इस क्वेश्चन में क्या हमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की फिगर्स अलग-अलग अवेलेबल हैं? आंसर इज नो। हमें फिनिश गुड्स की एक ही फिगर अवेलेबल है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं जो ओपनिंग है वही शायद क्लोजिंग रहा होगा। ठीक है जी, तो हम इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर हैं, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 25 मिलियन की फिगर ही यूज होगी। रॉ मटेरियल यूजेज के बारे में उसने बताया हुआ क्वेश्चन में जी, वो 80% रॉ मटेरियल है। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में 80% रॉ मटेरियल है, तो जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट का 80% हमारी कंजम्पशन होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट का 80% हमारी रॉ मटेरियल यूजेज आती है, तो 25 का 80 इट कम्स टू 20 मिलियन।
ये लीजिए कि हमारे सारे डिनोमिनेटर भी आ गए, न्यूमरेटर भी आ गए। हम डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 डिवाइड विद 20 इंटू 365 इट इज़ 18.25, तो उसको हम 18 डेज कहेंगे। 1.3 डिवाइड विद 25 इंटू 365 ये जी 18.98, इसको हम 19 डेज कहेंगे। देन वी हैव 2 डिवाइड विद 25 इंटू 365 ये जी 29.2 है, तो इसको हम 29 डेज कहेंगे। तो टोटल हमारी इन्वेंट्री डेज यहाँ से हम ले सकते हैं 29 प्लस 19 प्लस 18, ये है जी 66 डेज। इसको हम वैल्यू ए कह देते हैं इन्वेंट्री डेज। फिर हमें डेटर डेज चाहिए। डेटर डेज का फार्मूला लेते हैं जी यहाँ से। हमें क्रेडिटर डेज चाहिए, तो हम क्रेडिटर डेज का फार्मूला भी यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे वैल्यूज फीड करते हैं। डेटर डेज के लिए हमें डेटर बैलेंस चाहिए, तो डेटर बैलेंस रिसीवेबल बैलेंस हमारा है जी 4 मिलियन। हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो क्रेडिट सेल्स उसने हमें बताया हुआ है सेल्स टोटल 30 है, जिसका 80% क्रेडिट है। 30 का 80% हमारी क्रेडिट सेल्स है, तो 30 का 80% इज 24 इंटू 365। एंड लास्ट हमारा जी क्रेडिटर्स बैलेंस है, उसके लिए हमें क्रेडिटर्स का बैलेंस चाहिए। क्रेडिटर बैलेंस इज ट्रेड पेबल्स 2 मिलियन, और डिवाइड करने में एनुअल क्रेडिट परचेजेस से, और उसके लिए हमें एंड मटेरियल परचेज की फिगर रेडीली अवेलेबल है, उसने ऑलरेडी बताया ऑल ऑन क्रेडिट 18 मिलियन हमारी परचेजेज आ गई जी। $60.8 को हम 61 डेज लेंगे जी, और क्रेडिटर्स हमारे पास हैं जी 2 डिवाइड विद 18 इंटू 365 ये हम 41 डेज लेंगे। तो यहाँ से हम बल्कि ऐसा करते हैं, इसी को हम ABC की जगह हम यहीं पे इक्वेशन बिल्ड कर लेते हैं। हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल जो बनेगा इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज, ये जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 66 प्लस 61 माइनस 41 इट इज़ 86 डेज। दिस इज़ कैश ऑपरेटिंग साइकिल इलस्ट्रेशन 2। अच्छा जी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल की ही कैलकुलेशन के लिए एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3। इसमें भी हमारी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कैश ऑपरेटिंग साइकिल। डाटा देखते हैं जी, रिसीवेबल, पेएबल, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश्ड इन्वेंट्री, सेल्स एंड देन जीपी इन्वेंट्री लेवल्स, रॉ मटेरियल रिलेशनशिप उसने कुछ दिया। तो यहाँ से हमें कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स हमें पता है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेएबल, और इन्वेंट्री के हमें यहाँ डिटेल से पता लग गया कि भाई 1, 2, 3 डेज निकलने हैं। तो वही सेम हमें फार्मूलाज चाहिए, और उन्हीं फार्मूलाज की मदद से हमने ये 5 वैल्यूज निकालनी हैं, 3 इन्वेंट्री की, 1 रिसीवेबल, 1 पेएबल, और यहाँ से हम अपने कैश ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट कर पाएंगे। इट्स अ सिमिलर रिपीट एक्टिविटी बट अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में भी रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले फार्मूला जनाब लेके आते हैं, यही फार्मूला है हमारे, इन्हीं को हम कैरी करते हैं। इन्वेंट्री के लिए पहले हम कैरी कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे पास फार्मूलाज हमारे पास आ गए हैं। अब हम वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं इलस्ट्रेशन से, और इनको हम सॉल्व करने चलते हैं। इसका तरीकाकार सबसे पहले जैसे सॉल्व अटेम्प्ट करने का होता ही है कि आप डाटा पढ़िए, रिक्वायरमेंट पढ़िए, और उसके मुताबिक स्टेप्स एंड फार्मूला आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर आपको आइडिया हो जाता है आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको सवाल से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। इलस्ट्रेशन 3 में है जी, हमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की फिगर चाहिए। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज़ 150,000। तो जो फिगर्स अवेलेबल है मैं डालता जा रहा हूँ, जिसकी हमें वर्किंग करनी होगी हम कर लेंगे वर्किंग जनाब। फिर वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री इज़ अवेलेबल 350,000। फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री इज अवेलेबल 200,000। अच्छा, यहाँ पे एक मैं तवज्जो दिला दूँ आपकी, अगर हमसे कभी कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन वीक्स कहा जाए तो यहाँ पे आप 365 की जगह 52 कर दीजिए, आपका डेज इन वीक्स आ जाएंगे और कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन वीक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन मंथ्स चाहिए तो यहाँ आप 365 की जगह 12 कर दीजिए, तो आपका मंथ्स में टर्नओवर रेशियोज भी आ जाएंगे और कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी मंथ्स में आ जाएगा। तो ये एक स्लाइड सी मॉडिफिकेशन फॉर्मूले में करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनीवेज जी, हम अभी फिलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। डेटर डेज के लिए हमें डेटर बैलेंस चाहिए, रिसीवेबल बैलेंस वो हमें गिवन है जी 3,06,000। क्रेडिटर्स के लिए हमें ट्रेड पेएबल बैलेंस अवेलेबल है, दैट इज 130,000। अच्छा जी, अब हम जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं वो ढूंढना शुरू करते हैं। हमें डेटर्स के लिए सेल्स चाहिए, तो सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट अवेलेबल 3.6 मिलियन। ठीक है जी, क्रेडिट सेल्स हमें अवेलेबल है।
हमें इसके अलावा जो फिगर्स चाहिए उसके लिए शायद ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे काम आने वाली है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% बता दिया, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल आपका सेल्स का 75% है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल हमें कहाँ चाहिए जी? ये फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। तो हम वर्किंग वन के रेफरेंस से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वर्किंग वन में हम कॉस्ट ऑफ सेल लाते हैं, वो सेल्स का 75% है। तो ये जनाब 2.7 मिलियन आ गया। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा जी, इसके बाद हमें जो फिगर चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, हमें रॉ मटेरियल यूजेज चाहिए। उसके लिए इंफॉर्मेशन देखते हैं जी। इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट। इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट का क्या मतलब है? प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल बराबर हैं। पिछली इलस्ट्रेशन में मैंने आपसे ये बात शेयर की। इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट मतलब आपका फिनिश गुड ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बराबर है। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर फिनिश गुड्स बराबर हैं तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वही आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी यहाँ पे 2.7 मिलियन, ये भी आ गई। इसके बाद रॉ मटेरियल यूजेज चाहिए, तो उसके लिए उसने कहा रॉ मटेरियल आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब आपकी जो प्रोडक्शन है उसका 80% रॉ मटेरियल है। तो आपकी रॉ मटेरियल यूजेज, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का 80%, 2.7 मिलियन का वर्किंग टू अगर हम बनाएं तो ये प्रोडक्शन, हम रॉ मटेरियल यूजेज की बात कर रहे हैं, ये 2.7 मिलियन का 80%, इट इज़ 2160,000। ये जी हमारे पास रॉ मटेरियल यूजेज आ गई 2160,000। अब हमें क्या फिगर रहेगी जी? हमारे पास फिगर रह गई है अब एक जो मिसिंग है, दैट इज़ द परचेजेस। दोबारा यहाँ पे है इन्वेंट्री लेवल आर कांस्टेंट, इसका मतलब जितनी यूजेज है उतनी परचेजेज होंगी, क्योंकि यूजेज कहाँ से आती है? परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बराबर हैं तो इसका मतलब परचेज और यूजेज बराबर हैं। और फिर आपसे कह दिया सारी परचेज है भी क्रेडिट पे, तो इसका मतलब टोटल परचेज जितनी भी आएगी सारी की सारी क्रेडिट पे है। तो यूजेज इज इक्वल टू परचेज एंड ऑल परचेज ऑन क्रेडिट लीजिए जी, ये हम यहाँ फीड कर दें। जब हमारा डाटा कंप्लीट हो गया, अब हम तमाम कंपोनेंट यहाँ पे कैलकुलेट करके कैश ऑपरेटिंग साइकिल की वैल्यू असर्टेन कर सकते हैं। 25.34 इसको 25 डेज करेंगे जी, राउंड ऑफ करेंगे। 47.3 तो इसको 47 डेज करेंगे। 27.03 27 डेज हो गए जी। 31.025 31 डेज हो गए। एंड द लास्ट इज द क्रेडिटर डेज 21.97 22 डेज। और ये हमने लेस करने हैं जी, तमाम ऊपर जो हैं डेज वो ऐड होंगे, क्रेडिटर डेज लेस होंगे, तो हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा 25 प्लस 47 प्लस 27, ये हमारे डेटर डेज हो गए 30, इन्वेंट्री डेज हो गए प्लस डेटर डेज 31 माइनस 22 क्रेडिटर डेज, इट इज़ 108 डेज। ये जी हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन दिस केस।